Hello everyone, welcome back in Civil Information. In this video, we are going to cover about form work. तो IS कोड में 11.0 जो हमारी हेडिंग है या फिर पॉइंट है वो किसके बारे में बता रहा है? वो बेसिकली फॉर्म वर्क के बारे में बता रहा है। फॉर्म वर्क को हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो शटरिंग वर्क भी बोलते हैं। शटरिंग वर्क, शटरिंग हमारी, आप ये मत समझिएगा सिर्फ वुडन की होती है, वो हमारी कई मटेरियल की यूज हो सकती है। ये भी अगर बोलना कि वुडन की होती है, आयरन की होती है, कभी कभी प्लास्टिक वगैरह की भी यूज करके हम लोग कास्टिंग करते हैं। बस फॉर्म वर्क का मतलब है कास्टिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला ढांचा। तो वहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब देखिए 11.3.1 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है। वर्टिकल फॉर्म वर्क ऑफ बीम कॉलम वॉल इज रिमूव्ड आफ्टर 16 to 24 आवर्स ऑफ कंसल्टिंग। इसका मतलब ये हुआ, आप ये समझिए, जो भी आपकी जब स्लैब कास्ट होती है तो आप देखेंगे बीम कॉलम वगैरह। कॉलम आपने कभी अगर साइड पे आप जाएंगे तो आपका देखेंगे कॉलम जब भी कास्ट करेगा आपका वर्कर, तो वो एक काम करता है। कॉलम कास्ट करने के बाद, जैसे आज कॉलम कास्ट हुआ, अगले दिन तक सूखने दिया जाता है और दोपहर से वो लोग खोलने लगते हैं अगले ही दिन। मतलब अगर कॉलम अगर आज कास्ट किया गया 12 तारीख को, तो 13 तारीख को 11-12 बजे के बाद दिन में खोल देते हैं कॉलम को, क्योंकि उसमें हवा लगे और उसको सूखने के लिए। क्योंकि देखिए वही बात यहाँ पे बोला, वर्टिकल फॉर्म वर्क ऑफ बीम कॉलम वॉल इज रिमूव आफ्टर 16 to 24 आवर्स ऑफ कंसल्टिंग। तो मतलब वो 16 से 24 घंटे के अंतर्गत हमारा स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। तो सेम चीज़ अप्लाई होगी बीम पे भी, वॉल पे भी, लेकिन सिर्फ कंडीशन क्या है? वर्टिकल फॉर्म वर्क होना चाहिए, नॉट हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नॉट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये नहीं कि अब आप देखेंगे स्लैब कास्ट भी होती है तो वो लोग अगले दिन बीम की जो साइडें होती हैं उनको हटा लेते हैं, लेकिन वो लोग स्लैब की जो हॉरिजॉन्टल जिस पर लोड आ रहा है उस स्लैब की शटरिंग को नहीं हटाते हैं। वो लोग कम से कम 10 to 14 डेज तक जाते हैं। वाईएस कोड के मैनुअल के हिसाब से, भले गलत हो लेकिन इतना कम से कम लेते हैं वो लोग। तो वो मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो वो यही चीज़ बोल रहा है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आईएस कोड में लिखा हुआ है वर्टिकल फॉर्म वर्क ऑफ बीम कॉलम वॉल इज रिमूव्ड आफ्टर 16 to 24 आवर्स ऑफ कंक्रीटिंग, नॉट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? तो फिर चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए 12.0 में असेंबली ऑफ रेनफोर्समेंट के बारे में बताया गया है। तो इसमें 12.3.2 में एक बात लिखी गई है, एक्चुअल कंक्रीट कवर। जो कंक्रीट को हम लोग कवर प्रोवाइड करते हैं, कवर हमारे 3 तरह के होते हैं, नॉमिनल कवर, इफेक्टिव कवर और क्लियर कवर। तो वही जो हमारा एक्चुअल कंक्रीट कवर एट साइड शुड नॉट डेविएट, उसमें डेविएशन नहीं होना चाहिए फ्रॉम द रिक्वायर्ड नॉमिनल कवर बाई 0 to +10 mm है। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है नो नेगेटिव वेरिएशन इज अलाउड। मतलब कि एक्चुअल कंक्रीट कवर और रिक्वायर्ड नॉमिनल कवर के बीच में अगर डेविएशन आता भी है तो हमें 0 से +10 mm तक वेरी कर सकता है, मतलब उसको बढ़ा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन इसको घटा नहीं सकते हैं। नो नेगेटिव वेरिएशन इज अलाउड, यहाँ पर ये बात बोल रहा है। तो आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन आईएएस के वगैरह के एग्ज़ाम में डायरेक्ट, या फिर गेट के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करेगा कि 12.3.2 के अकॉर्डिंग, मतलब नॉमिनल कवर को एक ऑप्शन में आपको देगा 0 to +-10 mm, एक ऑप्शन देगा 0 to -10 mm, एक ऑप्शन देगा 0 to +10 mm। तो आपको टिक करना है कि मतलब कौन सा सही होगा। तो 0 to +10 mm है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नो नेगेटिव वेरिएशन इज अलाउड। तो धीरे धीरे वर्क करेंगे आप, जब आप इसको रीड करेंगे तो ये आपको समझ में भी आने लगेगा। अब देखिए 13 हेडिंग नंबर जो 13 है वो किसके बारे में बता रहा है? ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन एंड क्यूरिंग। ये सभी के बारे में 13 में दिया गया है।
तो ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कंक्रीट कब होगा? ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कंक्रीट, तो जब हम लोगों ने हेडिंग 10 में हम लोगों ने प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट के बारे में पढ़ा था, तो प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट हमारा कहाँ पे हो रहा है? बैचिंग प्लांट के अंदर। तो बैचिंग प्लांट में जब हमारा कंक्रीट तैयार हो गया तो हमें उसे ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जाना है जहाँ पर हमारी साइड है, क्योंकि बैचिंग प्लांट हमारा दूर होता है और साइड हमारी अगर दूर है तो हमें उसको कैरी करके लेके जाना है। उसके बारे में ये 13 बताएगा। तो 13.1 क्या बता रहा है? ट्रांसपोर्टिंग एंड हैंडलिंग, किस तरीके से हैंडल करना है। तो आफ्टर मिक्सिंग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर मिक्सिंग, मिक्सिंग करने के बाद कंक्रीट शैल बी ट्रांसपोर्टेड। और मिक्सिंग हमारा कहाँ पे होगा? वो हमने 10 में बात करी थी, जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट यानी बैचिंग प्लांट के अंदर हमारा मिक्सिंग प्रिपेयर हो गई है। तो आफ्टर मिक्सिंग कंक्रीट शैल बी ट्रांसपोर्टेड टू द वर्क एज रेपिडली एज पॉसिबल। जितना जल्दी से जल्दी अगर पॉसिबल हो उतना जल्दी हम लोग प्रिपेयर होने के बाद उसको साइड पे पहुंचाते हैं। बाई मेथड विच विल बी प्रिवेंट द सैग्रेशन। और कुछ ऐसे मेथड हम लोग यूज करते हैं जो सैग्रेशन को प्रिवेंट करें। सैग्रेशन क्या है ये आप लोग मुझे बताइए। सैग्रेशन एक हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। आप एक तरीके से ये बोलिए कि अगर कास्टिंग जैसे ग्राउंड लेवल से अगर नीचे हो रही है तो हम लोग कंक्रीट को ग्रेविटी के थ्रो कर देंगे, फेंक देंगे, तो वो नीचे की तरफ अगर जाएगा तो आप ही समझिए जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो चीज़ भारी ज़्यादा होगी, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरेगा। और आप जानते हो कंक्रीट इज़ नॉट ए यूनिफॉर्म मटेरियल, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर, सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट। तो इसमें जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी कॉम्बिनेशन है वो चीज़ ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाएगी, जिसकी डेंसिटी हमारी कम होगी वो चीज़ ऊपर होगी। तो इस बीच में क्या हो जाएगा? सेग्रेशन क्रिएट हो जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ यूनिफॉर्मली नहीं पहुँचेगी एट द एंड, वो एक तरीके से फव्वारे की तरीके से जाएगी, तो सेग्रेशन नहीं होना चाहिए। वही चीज़ ये बोल रहा है, बाई मैथड विच विल बी प्रिवेंट द सेग्रेशन। तो इसलिए ट्रांसपोर्टिंग के कुछ मेथड दिए गए हैं हमें हाई स्कोर में, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। देखिए कॉमन वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर गिवन बिलो। सबसे पहले हेड लोड, दूसरा है डंपर, तीसरा है ट्रांजिट मिक्स और चौथा है कंक्रीट पंप। तो इन सभी टेक्निकल मेथड का यूज करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपने कंक्रीट को, ताकि वो सेग्रेशन ना हो उसमें। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपने सुना होगा आरएमसी, रेडीमेड कंक्रीट जिसको बोलते हैं रेडीमेड कंक्रीट, तो आरएमसी का भी इस्तेमाल उसी तरीके से होता है। तो देखिए ट्रांजिट मिक्स का इस्तेमाल कब होता है? इफ़ साइड इज़ फॉर अवे फ्रॉम बैचिंग प्लांट, अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो हम लोग ट्रांजिट मिक्स का यूज करेंगे। तो इनके बारे में मैं चाहूँगा एक बार आप ज़रूर पढ़ने की कोशिश करिएगा, तो ये आपको और अच्छे से आएंगी चीज़ें। और हो सके तो इसका आप कुछ पिक्चर से देखिएगा गूगल वगैरह पे जाके, तो उससे आपके माइंड सेट एकदम क्लियर हो जाएगा, माइंड में एकदम इमेज फॉर्मेट सेट हो जाएगी। अब देखिए वही जो हम लोगों ने सेग्रेशन की बात करी है वही 13.2 में क्या बात करा जा रहा है? प्लेसिंग द मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल। तो मैंने बताया ना कि अगर ऊपर से अगर मसाले को अगर गिराया जाए कंक्रीट को तो फ्री फॉल कितना होना चाहिए? तो प्लेसिंग द मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट में बी टेकन एज 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर से आप गिरा सकते हो। ये IS कोड आपको अलाउ करता है कि मतलब अगर आपका काम नहीं चल रहा है तो चलिए ठीक है 1.5 मीटर से आप गिरा दीजिए। अब आपको पता चल रहा है 10 मीटर नीचे आपको कास्टिंग करनी है, आप वहीं से पूरा मसाला गिरा दे रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट, ये आपका सही तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है, क्योंकि सेग्रेशन उसमें होगा। तो वो कितना अलाउ करता है? वो अलाउ करता है कि कंक्रीट पंप का आप इस्तेमाल करिए, आप नीचे तक लेके जाइए। आप नीचे का मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल फुटिंग में ही डाल दीजिए उस पंप को, ऐसा नहीं है। पंप आपका फुटिंग से 1.5 मीटर तक ऊपर तक भी है तो भी आपका काम करेगा, सही है। और उसमें 1.5 मीटर और उस पंप में यूनिफॉर्मली कंक्रीट को भेजा जाएगा। तो वो ये 13.2 यही इसी बात को बोल रहा है। तो देखिए प्लेसिंग द मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट में बी टेकन एज 1.5 मीटर इफ़ फ्री फॉल इज
2 मीटर और 3 मीटर देन देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ सैचुरेशन। अगर 1.5 मीटर से ऊपर अगर है ज़्यादा डिस्टेंस है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि सैचुरेशन होगा ही होगा। तो 2 मीटर और 3 मीटर पे सैचुरेशन चालू हो जाएगा, 2 मीटर से ही चालू हो जाएगा। तो ये IS कोड आपको अलाउ ही नहीं कर रहा है कि आपको इस तरीके से कास्ट करना ही नहीं, कि पता चले आप पाइल कास्ट कर रहे हैं। लेकिन देखिए प्रैक्टिकली और हमें IS कोड में बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन हम लोग IS कोड के हिसाब से ही काम करेंगे क्योंकि हम लोग हैं सिविल इंजीनियर। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सैचुरेशन ना हो, इसलिए 1.5 मीटर तक तो वो अलाउ करता है। और 1.5 मीटर से अगर ज़्यादा अगर है डिस्टेंस हमारी जहाँ पर हमको प्रोवाइड कराना है कंक्रीट, तो आप इन मेथड्स का यूज कीजिए जो आपको IS कोड बोल रहा है। ये 13.2 की बात हो गई। अब हम लोग 13.3 में चलते हैं जो कि कंपैक्शन के बारे में बता रहा है। कंपैक्शन, ठीक है। कंपैक्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है 13.3 में जब आप जाएंगे तो लिखा है कंक्रीट शुड बी थ्रूली कंपैक्टेड एंड फुल्ली वर्क अराउंड द रेनफोर्समेंट। मतलब जो रेनफोर्समेंट का मतलब आप समझिए टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम लोग जनरल अगर भाषा में बात करें तो सरिया या फिर स्टील। तो स्टील के चारों तरफ क्या है वो फुल्ली वर्क अराउंड द रेनफोर्समेंट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और कॉम्पैक्टेड होना चाहिए एंड इनटू द कॉर्नर ऑफ द फॉर्म वर्क। और जो फॉर्म वर्क है हमारी शटरिंग लगी उसके हर एक कोने में प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्शन आपको इस तरीके से करना है कि हर एक कॉर्नर तक हमारा कंक्रीट पहुँचे। ये देखिए फॉर्म वर्क तक। कॉमन वे ऑफ कंपैक्शन आर गिवन बिलो, और कुछ कॉमन वे दिए गए हैं हमारे कंपैक्शन के जो नीचे की तरफ दिए गए हैं। तो कंपैक्शन का बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप ये समझिए, क्योंकि कंपैक्शन ही हमारे वाइड्स को रिमूव करते हैं, और वाइड्स अगर रिमूव हो जाते हैं तो आप ये समझिए स्ट्रेंथ 20 से 25% तक बढ़ जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपैक्शन। तो कंपैक्शन के यहाँ पर IS कोड हमें जो मेथड बताता है उसमें देखिए मैनुअली, दूसरा है सरफेस वाइब्रेटर, तीसरा है नीडल वाइब्रेटर, चौथा है फॉर्म वर्क वाइब्रेटर। तो मैनुअली आप किस तरीके से कंपैक्शन करेंगे, तो जैसे हमारा कास्टिंग हो गई यहाँ पर स्लैब की, तो हम लोग बाय यूजिंग स्टील रॉड से इस तरीके से हम लोग मसाले को प्रेस करेंगे अंदर की तरफ। तो हम लोग कूटते हैं, जिससे एक तरीके से बोल दिया गया कुटाई, मसाले कुटाई। तो इस तरीके से मैनुअली बाय यूजिंग मैनुअली स्टील रॉड की मदद से हम लोग कंपैक्शन कर सकते हैं। दूसरा हम लोग सरफेस वाइब्रेटर का यूज़ करेंगे। सरफेस वाइब्रेटर जनरली हम लोग सरफेस को स्लैब की कास्टिंग के वक्त इस्तेमाल करते हैं, या फिर फर्श वगैरह की कास्टिंग के मतलब ग्राउंड लेवल की जब हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं या फिर राफ्ट की कास्टिंग कर रहे हैं उस जगह हम लोग सरफेस वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं। जनरली हम लोग नीडल वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं। इसमें एक वाइब्रेटर होता है और सामने से ऐसे नीडल लगी होती है। उस नीडल को वाइब्रेटर चालू करके हम लोग अगर कॉलम की कास्टिंग कर रहे हैं तो कॉलम के अंदर डाल देते हैं, तो वो उसको वाइब्रेट करके पूरे कंक्रीट को नीचे सेट कर देता है, बैठा देता है, पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट कर देता है एक तरीके से। तो नीडल वाइब्रेटर जनरली हर जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप स्लैब में यूज़ कर सकते हो, कॉलम में यूज़ कर सकते हो, बीम में यूज़ कर सकते हो, फुटिंग में यूज़ कर सकते हो, और ये ईजी टू वर्क होते हैं, मतलब ये बहुत ही आसानी से उपयोग में लाए जाते हैं। और तीसरा है फॉर्म वर्क वाइब्रेटर, जो डायरेक्ट फॉर्म वर्क पे ही लगा दिए जाते हैं। तो फॉर्म वर्क को ही पूरा हिला देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा कॉम्पैक्शन ईजिली हो जाता है। तो देखिए नोट लगा के एक बात लिखी गई है, नाउअडेज मतलब आज के समय में सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट इज बीइंग यूज्ड। इस समय सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट आ गई हैं जिनमें विच डज नॉट रिक्वायर्ड एनी कॉम्पैक्शन। उनको कॉम्पैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो सेल्फ कॉम्पैक्शन ले लेते हैं, वो अपने आप ही कॉर्नर तक पहुंच जाएंगे, वो अपने आप ही जो यहाँ पर बोला गया था फुल्ली वर्क अराउंड द रेनफोर्समेंट के पास आराम से लग जाएंगे। तो इस तरीके से इस समय सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट आने लगे। हो सकता है आपको अपने लास्ट ईयर के समय में आपको जब प्रोजेक्ट मिले तो आपको इस तरीके से PPT वगैरह पे आपको हो सकता है बनाने के लिए दिया जाए। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट क्या होता है इसके बारे में बताइए, ग्रीन कंक्रीट क्या होते हैं इसके बारे में बताइए, या फिर इसके बारे में आप PPT तैयार करके आप करिए। तो ये सब अच्छे टॉपिक हैं,
एक सिविल इंजीनियर को इनके बारे में पता होना चाहिए। और IAS कोड हर चीज़ को नहीं कवर करेगा, क्योंकि IAS कोड हमारा पुराना है और वो हमारा पुराने से चला हुआ आ रहा है। तो हाँ, ये है कि आपकी टेक्निकल चीज़ों को IAS कोड ही कवर करता है, लेकिन नई नई टेक्नोलॉजी जो है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ IAS कोड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ हमारी यहीं पर ख़त्म होती है और हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ में 13.5 में क्यूरिंग के बारे में देखेंगे। तो थैंक यू गाइस वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।